देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम एज को डिटरमाइन करने के लिए दो मेन फैक्टर देखते हैं। एक तो उसका स्केलेटल देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं उसके दांत। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेंटिशन, यानी कि हम उसके टीथ या दांत के बेस पर उसकी एज का किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से कुछ दो नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। तो डेंटिशन इन डिटरमाइनिंग एज, यानी कि एज को पता लगाने के लिए दांतों का क्या रोल है उसका देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन हिज या हर लाइफ टाइम कॉल्ड, यानी कि हर किसी की लाइफ में दो तरीके के दांत आते हैं, सबके आते हैं। एक तो आते हैं टेम्परेरी टीथ जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, है ना। तो हम दोनों की बात करेंगे कि जो मिल्क टीथ है उनका आइडेंटिफिकेशन या वो एज कैसे बता सकते हैं, और परमानेंट टीथ। तो केवल आपको अभी तो इतना याद रखना है कि दो तरीके के दांत होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेथड। अब इन मेथड, जो भी मैं आपको 4-5 मेथड बताने वाली हूँ, इनके आपको नाम याद रखने हैं। इनके अंदर का मैटर आपको याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इन मेथड का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाई टीथ। कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है गुस्ताफसन मेथड। गुस्ताफसन मेथड, ठीक है। ये क्या, इससे हम कैसे पता लगाते हैं, देखिए। इट इंक्लूड्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ टीथ। देखिए, कोई भी टीथ है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। क्राउन एरिया होता है और एक होगा उसका रूट और बॉडी, 3 एरिया होते हैं, ठीक है। तो जो उसका सेंट्रल पार्ट है, यानी कि जो उसका जो मिडल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, गुस्ताफसन मेथड की बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो पूरा 2-3 घंटे का लेक्चर है इसका, उतना डिटेल नहीं जाना है हमको, केवल नाम याद रखना है। तो उसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि हम कोई भी टूथ का, जो कोई टूथ है उसका सेंट्रल पार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेने के बाद हम उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं उनको असेस करते हैं, यानी कि जो टीथ के अंदर एक एज के बाद जो भी चेंज होते हैं हम उनको असेस करते हैं। यानी कि या तो उस टीथ में कुछ नया एडिशन हुआ, या तो कोई वियर है या टीयर है, यानी कि या तो कुछ उसका पार्ट हट गया या उसमें नया आया। इसको हम पता लगाते हैं गुस्ताफसन मेथड से। डिटेल नहीं जाना है आपको, केवल मेथड का नाम याद रखिए। इसमें हम टीथ का सेंट्रल पार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, जिससे हम उसमें होने वाले चेंजेस का पता लगाते हैं। अब इसमें भी देखिए, ये है, ये जो मेथड है, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है नाम के अलावा। ये जो मेथड है हम यूज करते हैं 25 से 60 एज वाले लोगों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए गुस्ताफसन मेथड का कोई यूज़ नहीं है। बच्चों के लिए एक मेथड अलग आएगा, स्टेक मेथड, आगे बताऊंगी। तो अभी आपको इतना याद रखना है, गुस्ताफसन मेथड है वो हम एडल्ट के एज डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया कि उसका जो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, तो जो हम टीयर और वियर का पता लगा रहे थे वो एक एज के बाद फिक्स हो जाएगा। यानी कि 25 से 60 की एज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे दांतों के अंदर, तो उस एज के अंदर हम पता लगाएंगे, यानी कि उसके जो सेक्शन है, जो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसकी एज 25 से 60 के बीच की हो सकती है। यूजफुल ओनली फॉर फोकस कीजिएगा, ओनली फॉर एग्जामिन अ डेड बॉडी और स्केलेटल रिमार्क। जो किसी डेड बॉडी का ही हम पता लगा सकते हैं। अब लिविंग बॉडी में आप ये थोड़ी बोलोगे कोई पर्सन जिंदा है कि अपना एक दांत तोड़ के दे दे, हमें तेरी एज पता लगानी है, नहीं। केवल डेड बॉडी की एज का पता लगाते हैं हम, किससे, गुस्ताफसन मेथड से। फिर आता है सेकंड मेथड है बॉयडीज मेथड। बॉयडीज मेथड के अंदर क्या होता है, एप्लीकेबल मेनली टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड इन्फेंट्स। ध्यान से देखिएगा, जो डेड इन्फेंट हैं, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, यानी कि 28 दिन तक के अंडर वाले जो बच्चे हैं, उनका पता लगाने के लिए कौन सा मेथड है, बॉयडीज मेथड। तो आपको इनके नाम के साथ साथ एज याद रखनी है। जैसे गुस्ताफसन के लिए हम एडल्ट का पता लगा रहे हैं एज का, बॉयडीज मेथड से हम डेड इन्फेंट की एज का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशन, यानी कि जो बच्चे के जो इनेमल होता है, अब जो इन्फेंट है उसके अंदर दांत तो है नहीं, उसके जो इनेमल है, जो अंदर वाले, उसके बाहर निकले नहीं होते हैं, उनका इरप्शन नहीं होता है, लेकिन जो मसूड़े के अंदर तो उनका दांत होगा। तो उस दांत को लेकर के, उस दांत पर उसकी जो इनेमल होगी, उस पर हमें इस तरीके का कुछ जो है क्रॉस स्ट्रिएशन मिलता है।
केवल और केवल इन्फेंट के अंदर मिलता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वापस पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशन ऑन द इनेमल ऑफ टीथ फ्रॉम नियोनेटल लाइन ऑनवर्ड। अब आपको यहाँ पे नियोनेटल वर्ड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि नियोनेटल लाइन केवल इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, नियोनेटल लाइन क्या होती है, इट इज़ फॉर्म्ड सून आफ्टर द बर्थ। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, उसकी बर्थ हुई, उसके जस्ट बाद नियोनेटल लाइन जो होती है वो इनेमल पर फॉर्म हो जाती है। एंड कैन बी सीन इन अबाउट 3 वीक्स, यानी कि उसकी बर्थ के 3 वीक बाद तक जो नियोनेटल लाइन होती है वो इसके इनेमल पर प्रेजेंट होती है। ये हमें नॉर्मली जो है वो दिखाई नहीं देगी, केवल माइक्रोस्कोपिक ही ये दिखाई देगी। तो माइक्रोस्कोप से एक से 2 दिन बाद हम उसकी बर्थ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयडीज मेथड में फिर से बताती हूँ क्या करना है। इससे हम केवल डेड इन्फेंट की जो एज है उसका पता लगाएंगे। अब देखिए इन्फेंट वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 3 वीक बोल रहे हैं, यानी कि 28 दिन के बच्चे की एज का हम पता लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उसके इनेमल पर नियोनेटल लाइन देखते हैं। नियोनेटल लाइन जो होती है उसकी बर्थ के बाद फॉर्म होती है। बर्थ के बाद फॉर्म होने तक वो कितने टाइम तक रहती है, 3 वीक तक रहती है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये हो गया बॉयडीज मेथड। उसके बाद है स्टैक मेथड। स्टैक मेथड से क्या पता लगाते हैं, कोई भी फीटस है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के अंदर ही हम उसका पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस प्रेजेंट है उसकी एज का हम पता लगा सकते हैं। ये तो था बर्थ के बाद का, ये प्रेगनेंसी के लिए स्टैक मेथड। स्टैक मेथड में क्या है, इट इज़ द मेथड टू एस्टिमेट द एज फ्रॉम द वेट ऑफ द इरप्टिंग टीथ ऑफ फीटस, यानी कि यूट्रस के अंदर जो बेबी प्रेजेंट है उसके टीथ इरप्शन को देख करके, टीथ के वेट को देख करके हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। अब देखिए एज वीक्स, हम वीक में तो एज देखेंगे उसकी, और वेट देखेंगे हम उसका mg में, ठीक है। अब देखिए जो 28 वीक का जो बच्चा है, प्री नेटल वर्ड यूज़ हो रहा है, 28 वीक का जो बच्चा है उसके जो दांतों का जो वेट होता है, इरप्टिंग जो टीथ होते हैं उनका वेट होता है 60 mg। तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया। आप सुपरफिशियली याद रख सकते हो कि स्टैक मेथड जो है वो केवल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो फीटस है उसकी एज का पता लगाने के लिए। जो 40 वीक का जो फीटस होगा उसके जो टीथ है उसका वेट कितना होगा, 460 mg, ठीक है। फिर उसके बाद है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद है 30 वीक पोस्ट नेटल की बोल रहा है। ये तो है प्री नेटल यानी कि बर्थ से पहले प्री नेटल। बर्थ के 2 वीक बाद उस बच्चे के जो इरप्टिंग टीथ है उनका वेट कितना हो जाएगा, 530, और 30 वीक बाद उसका वेट हो जाएगा 1840। तो जो स्टैक मेथड है वो मेनली हम यूज़ करते हैं फीटस के लिए। प्रेगनेंसी में भी हम फीटस की एज का पता लगा सकते हैं और उसकी बर्थ के बाद भी हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। तो बर्थ के बाद के लिए 2 मेथड हो गए, बॉयडीज मेथड और स्टैक मेथड। फिर आता है एक माइल्स मेथड। माइल्स मेथड में क्या करते हैं हम, डिटरमाइन द एज ऑफ जो डेड बॉडी है बाई मीजरिंग द थिकनेस ऑफ द इनेमल एंड डेंटिन। अपने दांतों पर एक इनेमल प्रेजेंट होता है, सबको पता है। तो इनेमल की थिकनेस को मीजर करके भी हम जो है उसकी एज का पता लगा सकते हैं, वो होता है माइल्स मेथड। तो केवल इतना याद रखिए आप कि 4 मेथड हैं अपने, चारों मेथड में कौन से मेथड को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं और किस मेथड में हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे नियोनेटल लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पे हम उसका वेट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने उसका क्रॉस सेक्शन लिया था, ठीक है, यहाँ पे हम उसकी जो इनेमल है, डेंटिन है, उसकी थिकनेस देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। फिर देखते हैं हम इरप्शन ऑफ टेम्परेरी टीथ या जो मिल्क टीथ होते हैं उनके इरप्शन के टाइम के बेस पर भी हम जो है कोई भी फीटस है उसका पता लगा सकते हैं। देखो 4 तरीके के दांत होते हैं। इंसीजर 2 तरीके के होंगे, सेंट्रल और लेटरल, ठीक है, कैनाइन और मोलर। बच्चों के अंदर प्री मोलर नहीं होते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। बच्चों के अंदर प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, बच्चों के अंदर केवल 3 ही दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन और मोलर, ठीक है। तो अब ये बहुत डीप हो जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। तो जो सेंट्रल इंसीजर है
वो जनरली कब अपीयर होते हैं, वो 8 से 12 जो महीने का बच्चा होता है उसके अंदर सेंट्रल इंसीजर जो है निकलना शुरू हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। और कब तक रहते हैं, जब तक बच्चा 6 से 7 साल का हो जाएगा तब तक सेंट्रल इंसीजर रहते हैं। यानी कि बोलते हैं ना दूध के दांत, एक बार गिर गए तो 6 से 7 साल का जो बच्चा होगा उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाएंगे। फिर जो लेटरल इंसीजर होते हैं वो 9 से 13 महीने के अंदर अंदर जो होते हैं वो इरप्ट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। और जो है कब डिसअपियर होते हैं या कब टूटते हैं, वो है 7 से 8 साल की एज में। फिर है केनाइन, केनाइन कब जो निकलेगा 16 से 22 मंथ की एज में निकलेगा, और 10 से 12 साल का जो बच्चा होगा उसका केनाइन टूट जाएगा। फिर उसके बाद है फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर में 13 से 19वें जो महीने 19 महीने का जो बच्चा होगा तब निकलेगा, और 10 से 11 साल का हो जाएगा तब टूट जाएगा। इसी तरीके से सेकंड मोलर 25 से 33 मंथ के बीच में निकलेगा, और 10 से 12 साल का होगा तब टूट जाएगा। इस तरीके से देखो आगे भी मैंने लिख रखे हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें केवल मुझे मेंशन ही करना है कि इतने महीने में निकलेगा और ये टूट जाएगा। तो आप जितना भी इसके अंदर याद रख सकते हो, जितना भी याद रख सकते हो उतना याद रखने की कोशिश कीजिए। जो हमने अभी देखा था वो था मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ के बारे में। ये जो इरप्शन लिखा है वो लिखा है परमानेंट टीथ, यानी कि जो अब कभी नहीं टूटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे केवल टाइम ऑफ टूथिंग लिखा है मैंने, उनके गिरने का टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि परमानेंट है ये, अब गिरेंगे नहीं। तो एक दो बता देती हूँ, जैसे कैनाइन जो सेंट्रल जो इंसीजर होंगे वो 7 से 8 साल की एज में वापस आ जाते हैं। लेटरल इंसीजर जो होंगे वो 8 से 9 साल की एज में। ये परमानेंट है, परमानेंट है, जो है मिल्क टीथ नहीं है, इसलिए केवल इनका क्या लिखा है टाइम ऑफ टूथिंग। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये तो हो गया हमारा टीथ से हम एज का कैसे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने 4 मेथड पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। स्केलेटल सिस्टम से भी हमने देखा था कि हम पता लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑसिफिकेशन से कैसे पता लगाएंगे। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन देखते हैं। एट बर्थ देयर इज अबाउट 450 ऑसिफिकेशन सेंटर। बर्थ के टाइम पर 450 ऑसिफिकेशन, लगभग 450 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ से बोन बनना शुरू होगी। द बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल डेवलप फ्रॉम सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर। यानी कि जितने भी हमारे अंदर, जैसे 206 एडल्ट के अंदर 206 जो बोन है प्रेजेंट है, तो वो जब बर्थ के टाइम पर जो होंगे उसके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर कितने थे 450। सारी बोन का अपना अपना जो है अलग अलग ऑसिफिकेशन सेंटर था। तब वो फुली डेवलप होकर के कितनी हो गई 206। जनरली अराउंड 360 या 300 कुछ ऐसा डाटा है बच्चे के अंदर, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो इतनी होती हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम दोज सेंटर्स ऑसिफिकेशन प्रोग्रेस टिल द बोन इज कंप्लीट। इन सेंटर से जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं यहाँ से बोन बनना शुरू होती है, और ये ऑसिफिकेशन कब तक चलता है, तब तक बोन फुली डेवलप ना हो जाए। जैसे मान लीजिए ह्यूमरस है, ह्यूमरस एक तो आप देखिए छोटे बच्चे की, एक होती है कोई एडल्ट की। तो एक बच्चे से लेकर के एडल्ट जब तक होगा वो बच्चा, तब तक उसकी ह्यूमरस के अंदर ऑसिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। जब तक उसकी ह्यूमरस या कोई भी बोन जो भी आपको सूटेबल लगे, जब तक वो फुली डेवलप नहीं होगी तब तक उसका कंटिन्यू क्या चलता रहेगा ऑसिफिकेशन। और उस अकॉर्डिंग उसके अंदर जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं वो कुछ चेंज होते रहेंगे, कुछ उसमें से इरेज होते रहेंगे, कुछ ऐड होते रहेंगे। तो उस बेस पर भी हम उसकी एज का आइडिया लगा सकते हैं। दो चेंजेस कैन बी स्टडी मीन्स ऑफ एक्सरे। ये जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं इनको हम एक्सरे से देख सकते हैं, इनका हम वहाँ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एज के अलग अलग ऑसिफिकेशन सेंटर होंगे। तो वो उतना डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि 7 साल के बच्चे में कितने ऑसिफिकेशन सेंटर हैं। ऐसे तो फिर याद कर करके पागल हो जाएंगे और एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे पूरी फॉरेंसिक में। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि एक्सरे से हम उनका पता लगा सकते हैं। और किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, यूनियन ऑफ एपीफाइसिस। देखो बोन के पार्ट होते हैं एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस। तो यूनियन ऑफ एपीफाइसिस इन कार्टिलेजिनस बोन टेक प्लेस अर्लियर इन फीमेल देन मेल, ठीक है। तो इसके लिए बात बोलिए कि फीमेल में मेल से पहले जो एपीफाइसिस का जो है यूनियन हो जाता है। तो छोटी मोटी बातें हैं, इनको केवल आप पढ़ के एक बार छोड़ दीजिएगा।
स्कल सूचर, ये इंपॉर्टेंट है, स्कल सूचर फ्यूजन अकर अर्लियर इन मेल देन फीमेल। मेल का जो सूचर फ्यूजन होगा, जो अपनी स्कल पर सूचर प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रंटली प्रेजेंट होती हैं, उनका फ्यूजन मेल के अंदर पहले होता है फीमेल से। तो इनके अंदर जैसे फीमेल चाइल्ड या कोई आपके पास चाइल्ड है, उसको उसके जो सूचर हैं उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं। अगर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर दिया गया है तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि ये मेल चाइल्ड था या फीमेल चाइल्ड है। एंटीरियर फ्रंटली शुड बी क्लोज्ड बाई 2 ईयर, 2 साल तक एंटीरियर फ्रंटली रहती है, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर है जीफर्ड प्रोसेस यूनाइटेड विद इन द बॉडी ऑफ स्टर्नम एट अबाउट 40 ईयर्स। 40 जो 40 साल की उम्र के बाद जो जीफर्ड प्रोसेस होता है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम से पूरी तरह से जो है यूनाइट कर जाता है, उससे पहले वो अलग रहता है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेड बॉडी में, जैसे कि जो एडल्ट है उसमें जीफर्ड प्रोसेस को देख करके, बच्चा है उसके अंदर एंटीरियर फ्रंटली को देख करके, इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन ओल्ड एज लेरिंजियल एंड कोस्टल मार्जिन ओसिफाई, ओल्ड एज में जो कोस्टल मार्जिन जो अपनी रिब्स हैं उन पे ओसिफिकेशन मिलेगा। तो कुछ तरीके से आप बोन से भी जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा था अभी तक हमारा एज का आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे सेक्स का आइडेंटिफिकेशन। थोड़ा सा है, 10 मिनट में हो जाएगा, कर लेते हैं। सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले देखते हैं सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं। द सेक्स ऑफ पर्सन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, थ्रू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहर से देख के भी पता लगाया जा सकता है। फीमेल और मेल को बाहर उसके एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर भी इजीली पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जैसे कोई बॉडी डिकम्पोज हो गई है या हमें जो है बॉडी तो मिली नहीं, केवल स्केलेटल मिला, तो हम उस स्केलेटल को देखकर भी उसके सेक्स का पता लगा सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। अगर किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर दिया गया है, मिले ही नहीं, कि जैसे मेल के टेस्टिस ना मिले, तो फिर हमें वहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से सेक्स का पता लगा सकते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन से भी सेक्स का पता लगा सकते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज, यूट्रस मिलेंगे, गोनेडल बायोप्सी करके पता लगा सकते हैं, न्यूक्लियर सेक्सिंग और स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, सारा एक एक करके पढ़ेंगे, इनके थ्रू हम सेक्स का पता लगा सकते हैं। तो देखो लिविंग जो पर्सन है उसमें सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करने के क्या क्या मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है न्यूक्लियर सेक्सिंग। न्यूक्लियर सेक्सिंग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर सेक्सिंग के अंदर हम जो है जो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उसको देखते हैं। देखिए ये तो आप सभी को क्लियर होगा, फीमेल के अंदर 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर 1 क्रोमोसोम एक्स होता है, 1 होता है वाई। ठीक है, ये तो कुछ मुझे बताने की आपको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ये सभी को पता है, बस इतना पता है, अपना काम हो गया। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर सेक्सिंग क्या है। इट इज़ द मेथड ऑफ सेक्सिंग सेल विच मे हेल्प इन डिटरमाइनिंग सेक्स इन डाउटफुल केस। कोई डाउटफुल केस में हमें उसके सेक्स का पता लगाने के लिए, कि आप जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख करके पता नहीं लगा पा रहे हो, तो न्यूक्लियर सेक्सिंग बेस्ट मेथड है किसी के सेक्स का पता लगाने के लिए। उसमें क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियर सेक्सिंग में हम पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को देखते हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल होगी तो वहाँ पर अपन को डबल एक्स शो हो जाएगा, मेल के अंदर हमें कुछ शो नहीं होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है। एंड इन डाउटफुल केसेस डीकम्पोज्ड एंड मल्टीलेटेड बॉडीज एंड फ्रेगमेंट्री रिमेन। तो इसके द्वारा हम कोई भी लिविंग पर्सन के अंदर भी न्यूक्लियर सेक्सिंग से उसके सेक्स का पता लगा सकते हैं। कोई डीकम्पोज्ड बॉडी, डेड बॉडी है, 3, 4, 5 महीने हो गए, 2, 4 महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया, उसके अंदर भी हम इससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ कुछ ना कुछ तो डीएनए का कुछ पार्ट मिल जाएगा, तो हम वहाँ न्यूक्लियर सेक्सिंग से उसका पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है बार बॉडीज़। बार बॉडीज़ के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि बार बॉडीज़ केवल और केवल फीमेल में प्रेजेंट होती है, मेल में प्रेजेंट बार बॉडीज़ नहीं होती है। अब बार बॉडीज़ को हम काउंट कैसे करते हैं, जैसे फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो बार बॉडीज़ को काउंट कैसे करते हैं, 1 एक्स क्रोमोसोम -1। तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर कितने हैं, 2 -1, यानी कि फीमेल के अंदर कितनी बार बॉडी होगी, 1।
इसी तरीके से मेल की मैं बात करूं तो मेल के अंदर एक्स कितना है, एक ही है, ठीक है, तो 1 - 1 0। तो मेल के अंदर इसीलिए बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, फीमेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो बार बॉडी अगर प्रेजेंट है तो भी हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि पर्सन मेल है या फीमेल है। तो ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन सिंगल एक्स क्रोमोजोम। देखिए सिंगल एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि जब 2 - 1 करते हो तो 1 ही तो आएगा, इसीलिए बोल रहा है सिंगल एक्स क्रोमोजोम। सिंगल एक्स क्रोमोजोम फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल के न्यूक्लियाई को हम इसमें देखते हैं तो वहाँ पर हमें फीमेल के अंदर सिंगल एक्स क्रोमोजोम मिलेगा, मेल के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो हो गया बार बॉडी। अब फीमेल में 20 to 80% मिलेगा, मेल में 0 to 4%। अभी मैंने आपको बोला कि मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन 0 to 4 बार बॉडी प्रेजेंट हो सकती है। किस केस में होगी नेक्स्ट बताती हूँ, कौन से मेल के अंदर हमें बार बॉडी देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। और फीमेल भी मैंने 20 to 80% ही क्यों बोला, 100% क्यों नहीं बोला, उसका भी रीज़न बताती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। इसका कारण है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग होगा, तो क्या होता है उसका जो 45X0। तो यहाँ पर अब उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम है तो बार बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगी, इसलिए कुछ फीमेल्स के अंदर जिनको टर्नर सिंड्रोम है उनके अंदर बार बॉडी आपको नहीं मिलेगी। तो टर्नर सिंड्रोम का पता लगाने के लिए क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी इन फीमेल। फीमेल में होने वाली बहुत कॉमन है, जैसे 1000 जो फीमेल होती हैं उनमें से एक फीमेल आपको टर्नर सिंड्रोम की ज़रूर मिलेगी। जो भी 1000 फीमेल जो बर्थ हो रही हैं उनमें से एक फीमेल को टर्नर सिंड्रोम होगा। तो जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होंगी वो शॉर्ट स्ट्रक्चर वाली होंगी, वेब्ड नेक, यानी कि उनकी जो गर्दन जो होती है वो धसी हुई होती है, वाइडली स्प्रेड निपल्स, जो उनके जो दोनों निपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, और लो हेयर लाइन, जो हेयर लाइन प्रेजेंट होती है वो भी बहुत बारीकी से दिखाई देगी, उतनी डार्क नहीं होगी जितनी नॉर्मल फीमेल की होती है। तो इसके अंदर केवल आपको याद रखना है कि बार बॉडी उसके अंदर नहीं है। अब जो मैंने 4% मेल जो आपको बताए थे जिनके अंदर बार बॉडी होगी वो होते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले, क्योंकि इनके अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर एक बार बॉडी प्रेजेंट होगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन केस ऑफ हाइपोगोनेडिज्म इन मेल। जो है जैसे फीमेल में टर्नर सिंड्रोम कॉमन है उसी तरीके से मेल में क्लाइनेफेल्टर जो सिंड्रोम है वो कॉमन है। ये कैसे होते हैं, स्मॉल एट्रोफिक टेस्टिस लिख लेना यहाँ पे। इनके जो टेस्टिस होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होंगे, एट्रोफिक होते हैं, और पेनिस भी कैसा होगा, छोटा होगा। लैक ऑफ 2 डिग्री इनके अंदर जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं उनकी क्या मिलेगी, हमें कमी मिलेगी। इनकी आवाज़ कैसी मिलेगी, डीप मिलेगी, और इनका जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेल की तरह, क्योंकि मेल की बॉडी पर फीमेल की बॉडी के कंपैरिजन में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके अंदर जो है उनकी कमी मिलेगी। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनकी कमी मिलेगी। टेस्टिस कैसे होंगे, एट्रोफिक होंगे, और पेनिस कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये जो होते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले होंगे, यहाँ पे लिख लेना आप कि बार बॉडी यहाँ प्रेजेंट होगी। ये तो था लिविंग के अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन डेड बॉडी के अंदर हम सेक्स का पता किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। इन डीकम्पोज्ड बॉडी में पट्रीफिकेशन, मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा एक चैप्टर इसका पट्रीफिकेशन का। पट्रीफिकेशन स्टार्ट अर्ली इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे पहले जब बॉडी की डेथ हो गई किसी भी पर्सन की, तो उसका जब डीकम्पोजिशन शुरू होता है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, जेनाइटेलिया से शुरू होती है। इसीलिए मैंने आपको अभी 2-3 बार टर्म यूज़ की कि डीकम्पोज्ड बॉडी है तो उनके आपको जेनाइटेलिया नहीं देखने को मिलेंगे, तो हमें इंटरनली जो है उनके सेक्स का पता लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल देख के हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि उनके जो जेनाइटेलिया हैं वो पट्रीफाई हो चुके हैं। सर्च फॉर द ओवरी, फीमेल में पता लगाने के लिए, अब फीमेल की तो ओवरी इनसाइड होंगी तो उसको हम अंदर देख सकते हैं इजीली। सर्च जो डेड बॉडी है फीमेल की है तो उसको हम ओवरीज को देखकर पता लगा सकते हैं कि फीमेल की डेड बॉडी है, क्योंकि ओवरी मेल के अंदर तो नहीं होंगी। यूट्रस कंटेनिंग नॉन डीजेनरेटिव मायोमा,
यूट्रस के अंदर जो है प्रेजेंट, यूट्रस को देखकर भी फीमेल को पता लगाया जा सकता है। उसके अंदर कोई मायोमा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो तो छोड़ो बात, आप केवल इतना याद रखिए कि ओवरीज और यूट्रस हमें फीमेल डेड बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। प्रोस्टेट कहाँ मिलेगी? मेल डेड बॉडी के अंदर मिलेगी। और प्रोस्टेट मिल सकती है मेल डेड बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो सके नहीं मिले और मिले भी, क्योंकि जो प्रोस्टेट है उसका पेट्रिफिकेशन लेट स्टार्ट होता है, और जबकि टेस्टिस और पेनिस है उसका पेट्रिफिकेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेड जो है बॉडी है उसके अंदर सेक्स का पता लगा सकते हैं। फिर देखिए मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस मिलता है हमें। जो फीमेल होती हैं उनकी जो बोन होती हैं वो लाइट होती हैं, यानी कि लाइट वेट होती हैं, पतली होती हैं। मेल की जो बोन होती हैं वो हैवी होंगी और मोटी होती हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल दिखने में भी फीमेल से हैवी ही होते हैं। पेल्विक कैविटी, अब ये आपको पॉइंट क्लियर होना ही चाहिए। फीमेल जो होता है, फीमेल का जो बॉडी का अगर मैं वाइड स्ट्रक्चर बोलूँ तो वो होता है पेल्विक पोर्शन, और मेल का वाइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? उसका चेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि जो प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है, तो पेल्विक कैविटी उसकी वाइड मिलेगी फीमेल में, और यहाँ पे नैरो मिलेगी क्योंकि प्रेग्नेंट मेल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि पेल्विक कैविटी यहाँ पे वाइड मिलेगी और शैलो मिलेगी। मेल की जो पेल्विक कैविटी है वो नैरो और डीप मिलेगी। पेल्विक इनलेट यानी कि अभी आप गायनी पढ़ोगे, गायनी ऑप्स, तो वहाँ देख लीजिएगा डिटेल इनकी। पेल्विक इनलेट क्या होता है कि जो भी पेल्विक बोन है, दोनों हिप बोन को जॉइंट करने के बाद जो उसका अंदर का जो सरकमफेरेंस है पेल्विक का, उसको बोल रहे हैं हम पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक इनलेट फीमेल का कैसा होता है? राउंड होता है, और इनका कैसा होता है? हार्ट शेप होता है। ठीक है, कॉकेक्स फीमेल की फ्लेक्सिबल मिलेगी। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि जब भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डिलीवरी के टाइम जो होती है कॉकेक्स वो डायलेट होकर के जो प्यूबिक जो डायामीटर होता है उसको बढ़ा देती है। गायनी के अंदर आप लोग पढ़ लोगे। और जो मेल है वो प्रेग्नेंट नहीं है, डिलीवरी भी नहीं होनी है, तो इनकी जो कॉकेक्स है वो फीमेल की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से भी हम डेड बॉडी के मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पढ़ा दूँ ना अभी आगे थोड़ा सा 5-7 मिनट और? पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा ही है। एंथ्रोपोमेट्री पढ़ लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्री देखते हैं, इसको हम बर्टिलन सिस्टम भी बोलते हैं। देखो एंथ्रोपोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये वर्ड अभी पहले भी आया था, तो हम इसके अंदर क्या इसका प्रिंसिपल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर 21 ईयर ऑफ एज द मेजरमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ एडल्ट डू नॉट अल्टर, यानी कि 21 ईयर के बाद जो एडल्ट बॉडी है उसके कुछ मेजरमेंट हैं, जैसे कि चेस्ट सरकमफेरेंस हो गया या सिफेलिक्स जो है इंडेक्स हो गया, वो चेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, हमेशा फिक्स रहेंगे। अगर किसी का चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो 50 है तो वो 50 ही रहेगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। दिस सिस्टम इज यूज्ड मेनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल यानी कि जो लोग रोज़मर्रा में क्राइम करते ही रहते हैं, जो हर 1-2 महीने, हर 1-2 साल से जो क्राइम करते रहते हैं, टेररिस्ट भी इसी के अंदर ही आते हैं, तो उनके अंदर हम पता लगाने के लिए एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। द क्रिमिनल्स वर क्लासिफाइड बाई सर्टेन मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जैसे जो एंथ्रोपोमेट्री है उसके अंदर हम क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं। पर्सन की हाइट 21 साल के बाद जितनी ही रहेगी उतनी ही रहेगी, चाहे वो 5 फुट का हो, 6 फीट का हो, 7 का हो, 8 का हो, जितने का भी है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम टोटल हाइट देखते हैं उसकी लेंथ ऑफ हेड की लेंथ भी फिक्स रहेगी, विड्थ भी फिक्स रहेगी, विड्थ ऑफ द ईयर, लेंथ ऑफ द ईयर, लेंथ ऑफ द लेफ्ट फुट, लेंथ ऑफ फिंगर, हाइट ऑफ ट्रंक। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं इनकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो 21 साल के बाद इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो
तो जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं उनका आइडेंटिफाई करने के लिए, मान लीजिए किसी पर्सन ने क्राइम आज किया है और वो अगला क्राइम वापस से 2-4 महीने बाद रिपीट कर रहा है, तो हम उसके पहली फाइल से देख के पता लगा सकते हैं कि इसी पर्सन ने जो है पहले भी क्राइम किया है। तो ये जो कुछ एंथ्रोपोमेट्री जो डाटा है उनसे हम पता लगा सकते हैं। इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक हैं? एप्लीकेबल ओनली एडल्ट्स, इसको क्योंकि केवल 21 साल के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले तो चेंजेस आते हैं। रिक्वायर्ड, इसको जो है कराने के लिए एक ट्रेनर जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। ट्रेनर और इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि 1 इंच का भी फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि जो आर्मी होती है या पुलिस होता है, उसमें जो होता है एडमिशन के लिए जो हाइट को देखते हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट करते हैं वो 1-1 इंच को देखते हैं कि 5-6 की हाइट होगी तभी उसका सिलेक्शन होगा, 5-5 भी हो गया तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड ट्रेन मेन पावर एंड इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने चाहिए और जो ट्रेनर है वो भी अच्छा होना चाहिए। दिस सिस्टम इज नाउ रिप्लेस्ड बाई फिंगरप्रिंट सिस्टम। तो एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम का यूज़ हम नहीं करते हैं, अब हम इसकी जगह फिंगरप्रिंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिक्टेलोग्राफी। डिक्टेलोग्राफी के अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट एंड सिस्टम, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिक्टेलोग्राफी। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 2 नंबर में, क्या क्या क्वेश्चन आएगा बता दूंगी मैं अभी आपको। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स कॉल्ड डिक्टेलोग्राफी, इसको किसने सजेस्ट किया था, गेल्टन ने सजेस्ट किया था, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको गेल्टन सिस्टम भी हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, बहुत यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ही कंट्री में देख लीजिए, हम फिंगरप्रिंट्स का हर जगह अब फिंगरप्रिंट ही यूज़ होता है। मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। क्यों है? क्योंकि बर्थ के बाद फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं जब तक जानबूझ के उनको चेंज ना किया जाए। यानी कि कई लोग होते हैं वो अपनी फिंगरप्रिंट को क्रश कर लेते हैं, जो उसकी स्किन है, जो उसका पल्प है, उसको हटा देते हैं, तो उनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन बर्थ के बाद डेथ होने तक अगर कोई हमारा बिना बदले साथ देता है तो वो है हमारे फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इम्प्रेशन ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर एंड थंब। फिंगरप्रिंट में आप सभी को पता है अपनी फिंगर्स और थंब का जो पल्प है, जो टिप पार्ट है, उसका इम्प्रेशन लिया जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट। अनग्लेज्ड वाइट पेपर, यानी कि इम्प्रेशन जो होते हैं, फिंगरप्रिंट जो होते हैं वाइट पेपर पे, आजकल तो जो होता है कंप्यूटर बेस्ड भी हो गया है, आजकल तो और भी तरीके हो गए हैं, लेकिन जनरली जो तरीका है वो कैसे लेते हैं, जैसे आपको किसी कागज़ पे अपना थंब इम्प्रेशन देना है तो वो कागज़ कैसा होना चाहिए, अनग्लेज होना चाहिए, यानी कि पहले से उस पर कोई सरफेस जो है या वो जो बहुत ज़्यादा चिकना उस तरह का नहीं होना चाहिए, अनग्लेज होना चाहिए, वाइट पेपर होना चाहिए। एंड एग्जामिन देम विद अ मैग्नीफाई लेंस। ठीक है, फिंगरप्रिंट वाइट पेपर पर ले लो, फिर उसको मैग्नीफाई लेंस से उनको एग्जामिन करो। तो ये तो पहले का मेथड है, अब तो मेथड है वो चेंज हो चुका है। इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक पैटर्न ऑन द फिंगरप्रिंट्स। हर किसी पर्सन का अपना अपना अलग अलग फिंगर का पैटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट। इसीलिए ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, क्योंकि किसी के भी फिंगरप्रिंट जब तक वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो तब तक वो मैच नहीं होते हैं। फिंगरप्रिंट सबके अलग होते हैं, जितने भी पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। एब्सोल्युटली कंसेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। अभी मैंने आपको बताया पैदा होने से मरने तक ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। नो टू हैंड्स रेस एम्बल ईच अदर, दोनों हाथों के जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं करेंगे, यानी कि दो, कहने का मतलब है कि 2 लोगों के फिंगरप्रिंट जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट का पैटर्न, क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से 2 मार्क्स में। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिंगरप्रिंट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लूप, रोल, आर्क और कंपोजिट। अब देखिए लूप कैसा होगा, अपनी फिंगरप्रिंट्स को देखिएगा, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा लूप। ठीक है, रोल में क्या होगा, इस तरीके से यूं घूम घूम के स्टार्ट होता है, वो होता है रोल। आर्क में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, वो होता है आर्क।
ठीक है, और कंपोजिट में सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो खुद की फिंगरप्रिंट्स देख के आप चारों टाइप को समझ सकते हो। फिर भी किसी को ना समझ में आए, गूगल पे इसका फोटोज देख लेना आप लोग। तो देयर आर 4 बेसिक रिज पैटर्नीज, 4 टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं। लूप हमें कितने देखने को, 60 to 70% लोगों में लूप टाइप के फिंगरप्रिंट प्रेजेंट होते हैं। रोल टाइप के 30 to 35% लोगों में प्रेजेंट होते हैं। आर्क जो है 5 to 10% लोगों में देखने को मिलते हैं। कंपोजिट 2 to 3% लोगों में। तो अपने फिंगरप्रिंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके जो हैं लूप हैं, रोल हैं, कंपोजिट हैं या आर्क हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट लेने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जिस भी पर्सन के आपको फिंगरप्रिंट लेने हैं उसके हैंड वॉश कराएं। हैंड वॉश कराने के बाद उसको सुखाने के लिए बोलें। दिस प्रिंट इज टेकन बाय यूजिंग प्रिंटर्स इंक, जो ब्लू कलर का जो इंक पैड होता है उस इंक से फिंगरप्रिंट को लेना चाहिए ऑन एन अनग्लेज्ड वाइट पेपर। किसी भी वाइट पेपर पे हमें प्रिंटर इंक से उसके इम्प्रेशन लेने चाहिए। अब इम्प्रेशन है वो 2 तरीके के होते हैं, प्लेन और डबल इम्प्रेशन, और एक होता है रोल्ड इम्प्रेशन। ठीक है, तो प्लेन इम्प्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी प्लेन पेपर है उस पे इंक पे आपने अंगूठा लगाया और आपस में रख दिया, मतलब एक साथ ही रख दिया, वो तो हो गया प्लेन। जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे इम्प्रेशन लगाते हैं वो तो होता है प्लेन। इट ऑब्टेन बाय जेंटली प्रेसिंग द लिंक सरफेस ऑफ द टिप ऑफ फिंगर ऑन पेपर। केवल जो टिप ऑफ फिंगर है उसी का हम इम्प्रेशन दे रहे हैं, वो हो गया प्लेन। रोल्ड इम्प्रेशन को आप किस तरीके से समझते हो, जैसे सभी के जो मोबाइल हैं उसमें हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं तो हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो हमें सभी तरीके से अपनी जो फिंगर है या थंब है उसको दिखाना पड़ता है, यानी कि साइड का भी वो फिंगरप्रिंट लेता है, टिप का भी लेता है। तो उसको कहते हैं हम रोल इम्प्रेशन, यानी कि इज टेकन बाई रोलिंग द इंक फिंगर फ्रॉम साइड टू साइड। हर साइड का, लेटरल का, एंटीरियर, सभी तरीके का वो अगर इम्प्रेशन ले रहा है तो वो हो गया रोल्ड इम्प्रेशन। तो ये जो है आपका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपका एक टॉपिक बचा है डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोफाइल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है।